कृपया ध्यान देंगे 69th बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा के लिए करंट अफेयर की प्रतियोगिता दर्पण जिस्ट से ये सीरीज चलाई जा रही है। इसमें अभी हम लोग सितंबर 2023 के करंट अफेयर को देखेंगे। जितने महत्वपूर्ण प्रश्न 69th बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा के लिए 68th बीपीएससी पीटी और उससे पूर्व की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए बन सकते हैं, उन सभी प्रश्नों को हम लोग अभी देखेंगे। जहाँ कहीं हमें आवश्यकता होती है डिटेल में कोरिलेट करने की 68th बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा से और उससे पूर्व की जो परीक्षाएं हुई हैं उनसे, तो हम उसको कोरिलेट करने का भी प्रयास करते हैं। इसलिए ये सीरीज आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चूँकि समय बहुत कम है आपके परीक्षा में, इसलिए हम समय को किसी भी स्तर पर बर्बाद नहीं करने की स्थिति में होते हैं और टू द पॉइंट हम बात करते हैं आपसे इस परीक्षा के लिए। तो आइए इस पूरे एपिसोड को हम देखते हैं और जो भी संभावित प्रश्न इस बार के लिए 69th पीटी के लिए हैं उसको हमने साइड में इस तरह से 69th पीटी और 69th बीपीएससी और वीवीआई प्रश्नों के रूप में कर दिया है। तो आप उसको एक बार देख लें। और जिन लोगों ने जिस्ट ले लिया है, इस करंट अफेयर का पीडीएफ प्राप्त कर लिया है, उनसे हमारा विशेष आग्रह है कि वो बार बार केवल 69th बीपीएससी पीटी जहाँ लिखा हुआ है केवल उन्हीं प्रश्नों को देखें, क्योंकि ऐसे प्रश्नों की संख्या ध्यान देंगे कि सितंबर 2022 से लेकर अक्टूबर 2023 तक 14 महीने का आपका 14 मंथ का ये मैगजीन हो जाता है और इसमें लगभग 800 प्लस प्रश्न ऐसे हैं जिसमें 69th बीपीएससी लिखे हुए हैं। यदि इन प्रश्नों को आप बचे हुए समय में देखते हैं तो मुझे लगता है कि 2 से 3 घंटा में आप लगभग 200 प्रश्न के आसपास लगभग देख लेंगे। तो 2 से 3 दिन में आप इसको कवर कर लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं है। और इससे लगभग 25 प्लस प्रश्न हूबहू आ सकते हैं आपके, और आए भी हैं, जिसका प्रूफ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी गई है। चाहे वो 67th की हो, 67 री की हो या उससे पहले की किसी परीक्षा की हो, इन सब परीक्षाओं पर हमने प्रूफ भी दिखाए हैं। तो इसलिए आपको विशेषकर इस पर फोकस करने की आवश्यकता है जो हम आपको बता रहे हैं। आइए हम इसको अब शुरू करते हैं। चंद्रयान 3 का सफल प्रक्षेपण 14 जुलाई 2023 को दिन के दोपहर 2:35 पर हुए थे। ये समय आपको ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है, परंतु ये तिथि महत्वपूर्ण है, आप ध्यान रखेंगे इसे। चंद्रयान 3 जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इससे पहले भी 2 चंद्रयान भेजे गए होंगे, तभी इसका नाम चंद्रयान 3 पड़ा होगा। तो उसके बारे में भी थोड़ा सा हम आगे देखेंगे, लेकिन उससे पहले समझ लेते हैं कि इस चंद्रयान 3 को भेजा जिस रॉकेट से गया उसका नाम क्या है। तो उसका नाम है LVM-3 MK4 रॉकेट। इसी रॉकेट से इस चंद्रयान 3 को प्रक्षेपित किया गया था सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से। ये आपको ध्यान रखना है। 41 दिनों में 3,84,000 किलोमीटर, यानी जो दूरी चंद्रमा से पृथ्वी या पृथ्वी से चंद्रमा के बीच की है, उतनी ही दूरी इसे तय करनी है और यह चंद्रमा की सतह पर तब पहुंच जाएगा। ध्यान देंगे चंद्रमा की सतह पर दक्षिणी ध्रुव पर इसे मैंजिनस यू क्रेटर के पास में उतरना था, वहाँ पर सॉफ्ट लैंडिंग होनी है। लैंडर का नाम विक्रम है, जिसका वजन 1724 केजी का है, और रोवर का नाम प्रज्ञान है, जिसका वजन 26 केजी का है। इस दोनों को, यानी विक्रम लैंडर को और प्रज्ञान रोवर को, प्रोपल्सन मॉड्यूल के द्वारा जो है उसकी कक्षा में, चंद्रमा की कक्षा में ले जाया जाएगा। तो ये ध्यान रखना है। और इस समय तत्कालीन इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ हैं। हमने इस पर विस्तार से चर्चा की थी कि जो भी नियुक्तियां हैं जो हम बता रहे हैं उससे आपको अपडेटेड रहने की आवश्यकता है, क्योंकि 64th बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछे गए थे एक प्रश्न करंट से ही कि उस समय आरबीआई के गवर्नर कौन हैं। परीक्षा का प्रश्न पत्र जब सेट हुआ था तो उस समय आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल थे, क्योंकि कोई भी प्रश्न जब परीक्षा में आपका आता है तो उससे लगभग 1 सप्ताह पहले ही छपता है, और 3 दिन पहले ही मात्र उन्होंने उस पद से इस्तीफ़ा दे दिया था और बाद में जो है शक्तिकांत दास जो पूर्व IAS हैं वो जो है बनाए गए थे आरबीआई गवर्नर। तो इस तरह से यदि एस सोमनाथ इसरो के चंद्रयान 3 के समय अध्यक्ष रहे हैं और इसमें कोई बदलाव होता है तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि स्टेटमेंट वाले प्रश्न में इस तरह के प्रश्न बीपीएससी पूछती है। हमने बताया आपको कि चंद्रयान 3 से पहले 2 और चंद्रयान लॉन्च हुए थे। पहला हुआ था 2008 में और दूसरा 2019 में हुआ था, लेकिन ये दोनों संयोगवश विफल हो गए थे। तो ये ध्यान रखेंगे। एक विपक्षी गठबंधन जिसका नाम बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है इस परीक्षा के लिए, जिसका नाम है इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस या इंडिया अलायंस या इंडिया, जो भी आप कहें। ध्यान देंगे एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है जो बीजेपी का है, और ये जो है कांग्रेस का अलायंस है।
तो इंडिया की प्रथम बैठक बहुत महत्वपूर्ण है आपकी इस परीक्षा के लिए, हमने पहले ही बताया है। ये पटना में हुई थी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के आवास पर 23 जून 2023 को, तो ये ध्यान रखेंगे। देश से बाहर IITs के पहले कैंपस जंजीबार में और दूसरा कैंपस जो है आबू धाबी में ये बनाया जाएगा। जंजीबार में IIT मद्रास का और आबू धाबी में IIT दिल्ली का ये कैंपस होगा। इसके लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है, ध्यान रखेंगे। एक जन विश्वास विधेयक 2023 है, प्रावधान संशोधन विधेयक है ये। छोटे अपराध करने वालों को अब कारावास की सज़ा के स्थान पर केवल जुर्माने देकर के ही छोड़ दिए जाने का प्रावधान इसके तहत किए जाएंगे, यह विधेयक में कहा गया है। 5वीं बाघ गणना रिपोर्ट 2022 जारी की गई है, ये 29 जुलाई 2023 को जारी की गई है। ध्यान देंगे 69th BPSC प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह बाघ गणना रिपोर्ट 4-4 वर्ष पर जारी होती है और इसी बार यह 2023 में जुलाई 2023 में जारी हुई है और आपकी परीक्षा 30 सितंबर को है 2023 में ही। ये पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा जारी की गई है। विश्व के कुल बाघ का इस रिपोर्ट के तहत बताया गया है कि 75% बाघ अब भारत में ही हैं। 2022 में बाघों की संख्या इसके तहत बताई गई है इस रिपोर्ट के तहत कि 3682 हैं, जबकि 2018 में ठीक 4 साल पहले 2967 हुआ करता था बाघों की संख्या। बाघों की सर्वाधिक संख्या वाला राज्य इस समय मध्य प्रदेश है और दूसरा सर्वाधिक संख्या वाला राज्य कर्नाटक है। प्रथम में 785 हैं, दूसरे में 563 है और तीसरा उत्तराखंड है, ध्यान रखेंगे। अभी सर्वाधिक बाघ संख्या वाला यदि आपसे पूछा जाए कि कौन सा टाइगर रिजर्व है, तो वो जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है, जिसमें सर्वाधिक बाघों की संख्या है। ऐसी संख्या 260 है बाघों की। और वर्तमान में यदि आपसे पूछा जाए कि टाइगर रिजर्व की संख्या कितनी है, तो 53 है। इसमें बदलाव संभावित हैं, हो सकते हैं आगे। प्रोजेक्ट टाइगर जो है ये 1973 में शुरू किया गया था। ध्यान देंगे सिंगापुर के 7 छोटे उपग्रह का प्रक्षेपण हाल ही में PSLV C56 के द्वारा किया गया है। PSLV का पूरा नाम है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में अब हम लोग आ रहे हैं। इसमें 23वां संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन जो 4 जुलाई 2023 को वर्चुअल तरीके से भारत की मेज़बानी में संपन्न हुए हैं, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी ने की है। इसमें एक बड़ा बदलाव हुआ है। अब संघाई सहयोग संगठन में सदस्यों की संख्या 8 से बढ़कर 9 हो गई है और ईरान को 9वां सदस्य के रूप में दर्जा दिया गया है। तो इसलिए ये प्रश्न 69th BPSC में संभावित हैं कि आएँ कि इसकी स्थापना कब हुई थी, 9वां सदस्य कौन बना है और इसकी मेज़बानी इस बार कहाँ किस देश ने की है, इस तरह से, और पिछला कहाँ हुआ था। स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्न भी इसमें बन सकते हैं या फिर वन लाइनर प्रश्न भी आ सकते हैं। यदि हम पिछले वर्ष की बात करें तो सितंबर 2022 में ही भारत जो है इसकी अध्यक्षता ले लिया था, जब समरकंद शिखर सम्मेलन हुआ था 22वां उज़्बेकिस्तान में। तो SCO की ही ये सम्मेलन थी, उस समय भारत इसकी अध्यक्षता ले चुका था। ध्यान देंगे, इसी तरह आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है कि इस बार जो G20 शिखर सम्मेलन 2023 में भारत में हुई है, उसमें भारत ने उसकी मेज़बानी कब ली हुई थी, अध्यक्षता कब ली हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। और इसका जो थीम था इस बार SCO सम्मेलन का, वो रखा गया था टुवर्ड्स सिक्योर SCO। यहाँ पर ध्यान देंगे ये सिक्योर कैपिटल लेटर में है, इस लेटर के भी अपने अर्थ हैं। इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही सुझाए थे SCO के इससे पूर्व के सम्मेलन में, तो ये ध्यान रखना है। और यह सम्मेलन ऑनलाइन नई दिल्ली में चूँकि होना था फिजिकल रूप में, लेकिन ये नहीं हो सका किसी कारणवश। ध्यान देंगे, हमने पहले ही बताया कि ईरान जो है इसका 9वां सदस्य बना है, इसी सम्मेलन में इसकी घोषणा भी हुई है। पहले ईरान और बेलारूस पर्यवेक्षक राष्ट्र हुआ करता था, अब इस बार पर्यवेक्षक राष्ट्र में ईरान की जगह मंगोलिया को स्थान दिया गया है। और सभी 9 सदस्य यदि आपको देखने हो तो ध्यान देंगे भारत, पाकिस्तान, रूस, चीन 4 हो गए, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान, किर्गिस्तान और ईरान ये 5 हो गए, यानी कुल 9 सदस्य हो गए। यह भी ध्यान रखेंगे कि भारत और पाकिस्तान को SCO में 2017 में एक साथ ही शामिल किया गया था, तो ये ध्यान रखने की आवश्यकता है। और इसकी स्थापना जो है 15 जून 2001 को हुई थी और आगामी सम्मेलन जो है इसका आस्ताना कजाकिस्तान 2024 में होना है। तो SCO से रिलेटेड जितने महत्वपूर्ण जानकारी बन सकते थे वो हमने आपको दिए हैं। किसी भी स्तर पर यदि परीक्षा का प्रश्न आता है तो आप देने में सक्षम हो सकें, यह हमारा प्रयास होता है। आइए हम आगे देखते हैं।
प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा हुई है फ्रांस और यूनाइटेड अरब अमीरात, दो देशों की। इससे पूर्व के पीढ़ी में, पहले पीढ़ी में जो हमने अगस्त का देखा था, उसमें देखा कि प्रधानमंत्री मोदी दो देश की यात्रा पर गए थे और उससे बहुत सारे प्रश्न निकल कर आए थे। उसको भी हम लोगों ने एक एक करके देखा था। वो दोनों देश थे, एक अमेरिका था जिसकी वह राजकीय यात्रा पर गए थे और उनकी यह पहली ही राजकीय यात्रा थी और 7वीं अमेरिका की यात्रा थी। तो किस तरह से हमने उसको डिटेल से समझाया है वो आप पिछले पीढ़ी में देखा था। और एक इजिप्ट की यात्रा उन्होंने की थी, वहाँ से भी प्रश्न बन रहे थे 69th पीटी के लिए। अब इस बार जो है ये बेस्टिल दिवस पर फ्रांस के मुख्य अतिथि थे। ध्यान देंगे प्रधानमंत्री मोदी, फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी इन्हें प्राप्त हुआ है जिसका नाम है ग्रांड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। जिस तरह से हमारे यहाँ भारत रत्न सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, उसी तरह फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है ग्रांड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर है, जो प्रधानमंत्री मोदी को इस बार मिले हैं। हरिजन 2047 पूछा जा सकता है क्या है, तो यह भारत और फ्रांस की एक रणनीतिक भागीदारी का भावी दस्तावेज है। मार्से, ये फ्रांस में एक जगह है, यहाँ पर भारत ने वाणिज्यिक दूतावास खोलने की घोषणा की है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। और इससे पहले हमने देखा कि अमेरिका भी भारत में दो जगह पर वाणिज्यिक दूतावास और भारत ने अमेरिका के एक जगह पर वाणिज्यिक दूतावास खोलने की घोषणा की है। तो वो सारे प्रश्न जो है आपके परीक्षा के लिए इस बार महत्वपूर्ण है। आइए आगे देखते हैं। यूएई का भारत के साथ जो सिपा समझौता हुआ था, यानी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, वो 1 मई 2022 से लागू हुआ था और यही प्रश्न जो है बीपीएससी ने पूछे हुए थे, तो ये आपको ध्यान रखना है। हम कोरिलेट भी आपको 68th बीपीएससी और उससे पूर्व की जो परीक्षाएं हुई हैं उससे करते रहते हैं, ताकि आपको ये पता चले कि हम सही डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं। यूएई भारत का तीसरा बड़ा व्यापारिक साझेदार और चौथा निवेशक देश जो है रहा है 2022-23 में, तो ये डाटा महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे। भारत यूएई के बीच एक डिजिटल भुगतान हेतु जो है मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग्स हुए हैं, एक समझौता हुआ है। और हमने आबू धाबी के बारे में बताया कि आईआईटी दिल्ली का कैंपस जो है आबू धाबी में बनेगा, तो ये ध्यान रखेंगे। एक नोट है या ध्यान रखेंगे, आबू धाबी का जब जिक्र हुआ है यहाँ पर तो यूएई का, तो यूएई में ध्यान रखेंगे कि 2023 में ही कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ की 28वीं जलवायु परिवर्तन सम्मेलन पर बैठक होनी है, तो ये ध्यान रखेंगे आप इस परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बढ़ते हैं। विश्व शांति सूचकांक 2023 या ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023, इसमें 163 देशों में भारत का स्थान इस बार 126वां रहा है और भारत ने जो है 9 रैंक इसमें सुधार किए हैं। इससे पूर्व 2022 में भारत का 135वां स्थान था, तो ये ध्यान रखेंगे। और इस बार भारत का स्कोर 2.314 रहा है। प्रथम स्थान पर इस बार आइसलैंड है, दूसरे पर डेनमार्क है और लास्ट 163वें स्थान पर इस बार अफगानिस्तान है। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स ये इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट या EIU के द्वारा जारी किया जाता है। इस बार प्रथम स्थान वियना ऑस्ट्रिया को प्राप्त हुआ है और लास्ट 173वां स्थान पर दमिश्क सीरिया है। ध्यान देंगे कि भारत से इस बार 5 शहर को इसमें शामिल किया गया है, जिसमें दिल्ली और मुंबई को संयुक्त रूप से ध्यान देंगे 141वें स्थान पर। 173 शहरों में 141वां स्थान दिल्ली और मुंबई को प्राप्त हुआ है। चेन्नई को 144वां, अहमदाबाद 147 और बेंगलुरु को 148वां स्थान प्राप्त हुआ है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2023, इसमें प्रथम स्थान इस बार सिंगापुर को और भारत का स्थान 80वां है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति की भारत यात्रा हुई थी और ये भारत, इनकी यात्रा पहली ही भारत यात्रा थी जब ये राष्ट्रपति बने हैं। जुलाई 2022 में इन्होंने राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार ग्रहण किया, जिसके बाद इनकी भारत की ये पहली यात्रा थी। इनका नाम है रानिल विक्रमसिंघे। ध्यान देंगे ये 5 बार श्रीलंका के राष्ट्रपति बनने से पहले प्रधानमंत्री रहे हैं रानिल विक्रमसिंघे। और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर कोई तथ्य नहीं थे, तो हमने उसको छोड़ दिया है। मेकांग गंगा सहयोग की 12वीं मंत्री स्तरीय बैठक, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये बैंकॉक में संपन्न हुई है। 2000 ईस्वी में इसकी शुरुआत की गई थी, जिस समय 6 देश इसकी जद में थे या 6 देशों ने मिलकर इस सहयोग को प्रारंभ किया था। और ये सहयोग जो इस नदी घाटी में यानी मेकांग और गंगा दोनों की घाटियों में रहने वाले लोग हैं उनके लिए शुरू की गई थी। उनके संपर्क सुविधा हेतु यह शुरू किए गए थे। इसमें भारत और आसियान के
5 देश शामिल हैं, जिसके नाम क्रमशः इस प्रकार हैं: म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। यही चूँकि आसियान में 10 देश हैं, यहाँ पर उसके 5 देश और भारत एक शामिल है। तो देखिए, लिखने का तरीका भी एक होता है, जब आप नोट खुद से बनाएंगे और या फिर आप जब कभी मेंस लिखेंगे, तो ये सब चीज़ आपको बहुत बारीकी ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। आइए हम केवल विषय वस्तु पर अभी बात करते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर जो हैं इसमें शामिल हुए थे, इस मंत्री स्तरीय बैठक में, ये ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब हम तीसरे खंड में प्रतियोगिता दर्पण के आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य में हैं। भारत में विदेशी मुद्रा कोष से संबंधित 65th BPSC में एक डाटा, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड डाटा आया हुआ था, अभी हम उसको देखेंगे। उस डाटा को हमने अप टू डेट कर दिया है और ये डाटा जो है 14 जुलाई 2023 को जारी हुई थी, ध्यान रखेंगे। उसके अनुसार जो है विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां भारत की 540.166 अरब डॉलर की हैं। मैं 166 मैं मैथमेटिक्स की तरह नहीं, इसको सीधा 166 पढ़ रहा हूँ, आप इसी तरह याद रखेंगे। स्वर्ण जो है 45.197 अरब डॉलर। स्पेशल ड्राइंग राइट SDR जो है वह 18.484 अरब डॉलर का है। और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास जो है सुरक्षित राशि भारत की जो है वह 5.175 अरब डॉलर का है। और कुल विदेशी मुद्रा कोष यदि हम देखें तो भारत का 609.022 अरब डॉलर का है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इम्पोर्टेंट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट भारत के विदेशी ऋण पर आई है। ये रिपोर्ट भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें बताया गया है कि भारत की जितनी GDP है, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, उसका 18.9% लगभग भारत पर विदेशी ऋण है। तो कुल विदेशी ऋण यदि हम अरब डॉलर में देखें तो 624.7 अरब डॉलर का होता है। और ऋण सेवा अनुपात से संबंधित प्रश्न BPSC ने पूछे थे, वो अभी वर्तमान में 5.3% है। 2023-24 की पहली तिमाही, ध्यान देंगे, यहाँ से 68th BPSC में प्रश्न आए थे इस तरह के, इसलिए आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। अब काफ़ी डिटेल में और डेप्थ में जाकर के प्रश्न आपसे स्टेटमेंट वाले दे करके पूछे जा रहे हैं करंट में भी। अप्रैल से जून 2023 की ये स्थिति है। इसमें भारत का विदेशी व्यापार वस्तुगत और सेवा दोनों में आपको देखना है। इसमें निर्यात 102.68 अरब डॉलर का है, जिसमें ठीक इसी समयावधि में यानी अप्रैल से जून 2001 साल पहले यानी 2022 में जितनी थी, उससे इस समयावधि में 15.13% की कमी आई है निर्यात में। और आयात में भी 12.67% की कमी आई है और इस समय आयात इतना है। सेवा के क्षेत्र में निर्यात इतना है और आयात जो है इतना है। ये आप ध्यान रखेंगे क्योंकि इस तरह के प्रश्न BPSC अब पूछ रही है। और BPSC ने प्रश्न ये पूछा हुआ था, मैं बता देता हूँ, व्यापार शेष से पूछा हुआ था, ट्रेड बैलेंस से प्रश्न पूछे गए थे। 2022-23 का टोटल ट्रेड बैलेंस इस समय 266.78 अरब डॉलर का है, जिसमें निर्यात जो है 447.46 अरब डॉलर का है। और आयात जो है, इसमें आप इसको जोड़ करके निकाल सकते हैं, देख लीजिएगा या गूगल कर लीजिएगा, या फिर मैं नेक्स्ट मंथ के PD अक्टूबर में आपको बताऊंगा। ये मैं कैलकुलेट नहीं कर पाया था उस समय। अप्रैल से जून 2023 में वस्तुगत निर्यात जो हैं वो USA, UAE और नीदरलैंड, जबकि अप्रैल से जून 2023 में ही वस्तुगत आयात जो हैं सबसे अधिक चाइना, रसिया और USA से हुए हैं। तो ये भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। और ये जो ट्रेड बैलेंस है ये उसी खास अवधि के लिए है, इसमें 22.59 अरब डॉलर का है, यहाँ पर ये समयावधि दिया गया है। अब है अंकटाड की विश्व निवेश रिपोर्ट 2023, ध्यान देंगे ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पर है, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश पर जारी किया गया है अंकटाड का ये रिपोर्ट। इसमें FDI के सर्वाधिक प्राप्तकर्ता या अंतर प्रवाह वाले देश जो हैं USA है, दूसरा चीन और तीसरा सिंगापुर का स्थान है, जबकि भारत का अंतर प्रवाह में इस बार 8वां स्थान है। और FDI बाह्य प्रवाह वाले देश में यदि देखें तो प्रथम स्थान USA का है, दूसरा और तीसरा क्रमशः जापान और चीन का है, और इस बाह्य प्रवाह में भारत का स्थान 20वां है। तो क्रमशः 8वां और 20वां अंतर प्रवाह और बाह्य प्रवाह में भारत का रैंक, और प्रथम स्थान पर बाह्य प्रवाह और अंतर प्रवाह में प्रथम स्थान पर रहने वाले देश के नाम आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद कुआलालंपुर में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का एक क्षेत्रीय विपणन कार्यालय जो है रक्षा मंत्री द्वारा उद्घाटित किया गया है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। ये इस तरह के प्रश्न BPSC बार बार पूछ रही है।
आगे बढ़ते हैं। तीसरा, निर्यात तैयारी सूचकांक 2022। नीति आयोग के जितने भी सूचकांक हैं आपको ध्यान रखने हैं, परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये तीसरा सूचकांक नीति आयोग ने जारी किया है 17 जुलाई 2023 को। इस सूचकांक के तहत सभी 36 राज्य व केंद्र शासित प्रदेश को इसमें 4 श्रेणी में शामिल किया गया है और मान जो है 0 से लेकर के 100 तक दिए गए हैं। तटीय राज्य में प्रथम स्थान या ओवरऑल भी प्रथम स्थान इस बार तमिलनाडु का है और ओवरऑल में ही बिहार को 22वां रैंक प्राप्त हुआ है, यह भी ध्यान रखेंगे। बिहार एक भूमिबद्ध, हमने जो ये 4 श्रेणी कहे हैं, इन 4 श्रेणियों में इसको डिवाइड किया गया है, जिसमें प्रथम श्रेणी तटीय राज्य हैं, दूसरे पर भूमि आबद्ध राज्य हैं या भूमिबद्ध राज्य हैं, तीसरे हिमालयी और चौथे जो हैं छोटे और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उसको मिलाकर एक राज्य बनाया गया है, एक तरह का श्रेणी बनाया गया है, जिसमें यूटीज और छोटे राज्य में जम्मू एंड कश्मीर को प्रथम स्थान है, हिमालयी राज्यों में प्रथम स्थान उत्तराखंड का है, भूमि आबद्ध राज्य में बिहार है और तटीय राज्य में तमिलनाडु है। लेकिन बिहार का जो है टोटल 36 में जो है 22वां रैंक प्राप्त हुआ है, यह ध्यान रखेंगे राज्यों में, और प्रथम स्थान जो है तमिलनाडु का है। ओवरऑल हमने बताया ही दिया, लास्ट 36वां जो है लक्षद्वीप का स्थान है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। देश में अभी हाल ही में नीति आयोग ने एक रिपोर्ट जारी किया है जिसमें कहा है कि बहुआयामी निर्धनता में जो है काफ़ी कमी आई है। इन बहुआयामी निर्धनता का जो मानक है वो 12 मानक है इसमें, और इसका शीर्षक ये था, एक बार देख लीजिएगा, नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडिया ए प्रोग्रेस रिव्यू 2023। 2019 से 21 में NFHS नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 रिपोर्ट जो है 68वीं PPSC में आया हुआ है, हमने इसको दिखाया भी है और ये प्रश्न इसी जिस्ट से आए हुए थे जिसका जिक्र भी हमने किया है, तो ये देख लीजिएगा। और इसके उपाध्यक्ष जो हैं श्री सुमन बेरी हैं नीति आयोग के, तो ये भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद 19-21 में बहुआयामी निर्धनता जनसंख्या जो है बताया गया था 14.96% है और 2015-16 में ये 24.85% है। ग्रामीण में बताया गया था 19.28 है और शहरी में 5.27% है, जबकि पिछले समय में जो है ये इतना था, मतलब अधिक था, कहने का मेरा मतलब। तो बहुआयामी निर्धनता जनसंख्या इतना प्रतिशत है और इसमें जो है नीति आयोग ने बताया है कि निर्धनता में काफ़ी कमी आई है। तो बिहार से संबंधित डाटा आपसे पूछे जा सकते हैं, ध्यान दीजिएगा कि सबसे ज़्यादा कमी जो है वाला राज्य जो है वह बिहार ही है। बिहार में 33.7% है और ये पहले 51.89% था, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस बार अब बिहार में जो गरीबी है, बहुआयामी गरीबी, वो 33.7 51.89 से घटकर रह गया है, जबकि मध्य प्रदेश में जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक कमी बहुआयामी गरीबी, जबकि बहुआयामी गरीबी मध्य प्रदेश नहीं है, ये है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, ये MP का मतलब मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है। इस मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक कमी जो है वो उत्तर प्रदेश में आए हैं, तो ये ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी न्यूनतम आय गारंटी योजना राजस्थान में प्रारंभ हुई है और मिलेट मिशन योजना जो है मध्य प्रदेश में प्रारंभ हुई है। अब हम नवीनतम घटनाक्रम देखेंगे, हम इसका जिक्र पहले ही कर चुके हैं, इंडिया अलायंस या इंडिया का। नियुक्ति देखेंगे, नियुक्ति में सॉलिसिटर जनरल जो हैं उनको पुनः नियुक्त किया गया है, तुषार मेहता हैं, और 2 राजदूत उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं, एक राजदूत और एक उच्चायुक्त, इसको देख लीजिएगा। पुरस्कार में एनी पुरस्कार है प्रोफेसर प्रदीप को, जो IIT मद्रास से संबंधित है, इनको ऊर्जा एवं पर्यावरण शोध के क्षेत्र में प्राप्त हुए हैं। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर पुरस्कार जो है ये प्रधानमंत्री मोदी को, फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ये प्राप्त इन्हें हुआ है। गांधी शांति पुरस्कार, इसका जिक्र हम पहले भी कर चुके हैं, गीता प्रेस गोरखपुर को, जिसने 1 करोड़ रुपया पुरस्कार की राशि लेने से मना कर दिया था, उसको मिला है। निधन देख लीजिएगा, कुछ यहाँ पर निधन है, और पुस्तक इंडिया राइजिंग जो चिदम्बरम और सुरेश ने लिखे हैं, और द गोल्डन ईयर्स, इसकी जिक्र हम पहले भी कर चुके, गोल्डन ईयर्स की रस्किन बॉन्ड की है, तो ये भी देख लेना है। 71वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन जो है भारत में दिसंबर 2023 में होना है। आपकी परीक्षा सितंबर 2023 में है, तो अगले 2 महीने बाद जो है इसका आयोजन होना है, तो ये ध्यान रखिएगा। और जिमेक्स भारत और जापान के बीच का एक नौसैनिक अभ्यास है, ये 64th BPSC में आया हुआ है करंट में क्वेश्चन। अब हम लास्ट सेगमेंट में पहुंच गए हैं, खेलकूद में। यहाँ पर देख लेते हैं क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं। डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा का स्वर्ण पदक
जो है मिला है वर्ल्ड एथलेटिक्स में। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 जो है भारत इसमें तीसरे स्थान पर रहा है, जिसमें 6 स्वर्ण, 12 रजत और 9 कांस्य पदक यानी कुल 27 पदक के साथ, जबकि प्रथम स्थान पर जो है जापान रहा है और दूसरे पर चीन रहा है। इसका आयोजन जो है एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का बैंकॉक में हुआ था, ये ध्यान रखेंगे। अजीत अगरकर भारतीय क्रिकेट टीम चयन समिति के अध्यक्ष, यह प्रश्न 66 बीपीएससी में हूबहू आया हुआ है, 67 बीपीएससी में आया था जिसको कैंसिल कर दिया गया था, यही प्रश्न आया हुआ था, ये पूछा गया था। भारत 9वीं बार सैफ कप फुटबॉल का विजेता रहा है, भारत इस बार विजेता रहा है 9वीं बार, तो ये भी ध्यान रखना है। कुवैत उप विजेता रहा है और इसका आयोजन जो है बेंगलुरु में ही किए गए थे, तो ये महत्वपूर्ण था। उसके बाद आदित्य सामंत, ये 83वां ग्रैंड मास्टर भारत के हो गए हैं। लक्ष्य सेन भारत के कनाडा ओपन बैडमिंटन में एकल विजेता रहे हैं। कोरिया ओपन बैडमिंटन 2023 में युगल विजेता भारत रहा है। भारत के सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की युगल जोड़ी ने इसमें जीत दर्ज की है। 76वीं सीनियर राष्ट्रीय जलीय खेल चैंपियनशिप 2023 का आयोजन हैदराबाद में हुआ है, जिसका विजेता कर्नाटक रहा है। और 32वां टेनिस हाफ मैन कप 2023 जो है इसका विजेता क्रोएशिया रहा है, इसका आयोजन फ्रांस में हुआ है। विंबलडन, ध्यान देंगे, हमने बताया था कि ग्रैंड स्लैम के जो 4 खेल हैं बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन है, दूसरा फ्रेंच ओपन है, तीसरा विंबलडन है और चौथा यूएस ओपन है। यूएस ओपन से प्रश्न पिछली बार पूछे गए थे, तो ये ध्यान रखने की आवश्यकता है आपको। तो विंबलडन चैंपियनशिप 2023 का आयोजन लंदन में हुआ था और विजेता पुरुष एकल और महिला एकल दोनों का नाम ध्यान रखना है। कार्लोस अल्कराज हैं और मार्केटा हैं इसमें। और आधव अर्जुन ये बास्केटबॉल फेडरेशन के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो सितंबर करेंट अफेयर पीडी जिस्ट को हम लोगों ने देख लिया है। 69th बीपीएससी के लिए जितने महत्वपूर्ण प्रश्न इस बार बन सकते थे उसका हमने डिटेल से चर्चा किया आप इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ। और इसमें जितना भी 69th बीपीएससी प्रीलिम्स लिखा गया है उसको बार बार मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि देखिए अभी से परीक्षा तक, तो निस्संदेह आपके मार्क्स बहुत अच्छे हो जाएंगे। 68th बीपीएससी में हमने पहले ही बताया था कि करेंट अफेयर के प्रश्नों की संख्या 37 थी और इसमें से चूँकि किसी को भी नहीं पता था और सडनली जो है सब कुछ चेंज कर दिया गया था बीपीएससी के द्वारा, तो 23 प्रश्न ही करेंट अफेयर से मैच किए थे और बजट और आर्थिक सर्वेक्षण से 7 प्रश्न, यानी कुल 37 प्रश्नों में ये प्रश्नों की संख्या 30 थी जो करंट से हमारे इसी जिस्ट से आए थे, जिसका प्रूफ भी हमने कुछ प्रश्नों का दे दिया है, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देखे ही हैं। तो इस तरह से मेरे कहने का मतलब है कि यदि आप मेहनत करते हैं, आप में मेधा है और आप समय देते हैं तो सफलता भी आपको ही प्राप्त होगी। मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाता है, आज नहीं कल आप उस मुकाम को प्राप्त करेंगे। तो यहाँ तक बने रहने के लिए मेरे साथ बहुत 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 धन्यवाद सुनने के लिए आप सभी का। और इसी तरह आप लोग मेहनत करते रहें और कम समय है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, परीक्षा में निस्संदेह आप सफल होंगे। देर है पर अंधेर नहीं है, कभी ना कभी सफलता आपको आपकी कदम चूमेगी ही। तो बहुत 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 धन्यवाद आप लोगों का।